हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं। इसमें 7 राइटर्स आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एजुकेटेड थे। और ये एलिजाबेथन टाइम पीरियड में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यूनिवर्सिटी विट्स का। यूनिवर्सिटी विट्स है ये, इनके लाइफ टाइम में इनको ये है नाम नहीं दिया गया था यूनिवर्सिटी विट्स। जो 19th सेंचुरी के प्ले राइट थे, हिस्टोरियन थे, जनरल इंग्लिश राइटर या लिटरेरी हिस्टोरियन, स्कॉलर और क्रिटिक और ऑथर थे, जॉर्ज सेंट्सबरी, इन्होंने इनको नाम दिया था यूनिवर्सिटी विट्स। तो इनमें 3 हैं वो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड हैं, और 3 ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड हैं, और एक थॉमस किड हैं जो कोई भी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड नहीं है, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से, पर ये हाईली एजुकेटेड हैं, इसीलिए उनको इनके अंदर डाला गया है। 7 है यूनिवर्सिटी विट्स राइटर में, 7 राइटर आते हैं। University Wits, the notable group of pioneer English dramatists who wrote during the last 15 years of the 16th century, and who transformed the native interlude and chronicle play with their plays of quality and diversity. इनसे पहले क्या था कि जो मोरालिटी प्ले थे, मिस्ट्री प्ले थे, उनकी थीम तो रिलीजन से रिलेटेड थी, रिलीजियस थीम थी उनकी। और उसके बाद जो इनके बीच बीच में थे, मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले के बीच में एक छोटा सा इंटरल्यूड आता था। तो उनका जो थीम थी उनसे अलग इन्होंने लिखा था यूनिवर्सिटी विट्स ने। इनका सब्जेक्ट अलग था, थीम अलग था, तो सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म किया था। इंटरल्यूड या क्रॉनिकल प्ले मतलब हिस्ट्री प्ले, एक तरह से किसी क्वीन, किसी किंग की स्टोरी बता दी, उसके वॉर बैटल जो भी थे। The term University Wits was a name given to a group of Elizabethan playwrights by George Saintsbury, a 19th century journalist, English writer, literary historian, scholar, critic and author. तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने इनको ये टर्म दिया था, ये नाम दिया था यूनिवर्सिटी विट्स। दे वर अ बंच ऑफ राइटर्स एसोसिएटेड विद इधर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज University, came forward in the literary canvas with their handful of contribution in the field of drama during the Elizabethan age. तो 1550 से 1620 के जो एलिजाबेथन एज था उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये 7 राइटर्स थे। इनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, और जो लास्ट थे थॉमस किड। वो एक्चुअली किसी भी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से एसोसिएटेड नहीं थे, फिर भी ये इस ग्रुप में आते हैं। दीज वर सक्सीडेड बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये शेक्सपियर से पहले थे। जॉन ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर थे, उनसे पहले थे। बेन जॉनसन इनसे पहले आते हैं। ये प्री शेक्सपियरियन माने जाते हैं। ये रेनेसा ड्रामा बिगिन विद द डिक्लाइन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म एंड मोरालिटी प्ले। तो रेनेसा टाइम पीरियड तक आते आते एक तरह से मोरालिटी प्ले या जो प्रोटेस्टेंटिज्म था ये एक तरह से डिक्लाइन हो गया था। मोरालिटीज वर ओवरटेकन बाय सेक्युलर थॉट्स एंड रिफॉर्मर्स यूज्ड मोरालिटी टू पोर्ट्रे देयर ओन व्यूज। तो एक तरह से ह्यूमैनिज्म आ गया था। तो लोगों का जो मेन फोकस था थियोलॉजी और गॉड से हटकर एक तरह से ह्यूमन पर आ गया था। सेक्युलर मोरालिटी took a long step to form rudimentary comedy called interludes. Interludes were sketches to a non-religious nature. तो जो मोरालिटी और मिस्ट्री प्ले थे उनमें रिलीजियस थीम होती थी, उनके बीच बीच में ये इंटरल्यूड्स दिखाए जाते थे, जैसे मूवीज़ के बीच में इंटरवल आता है ना, वैसे ही मोरालिटी, मिस्ट्री प्लेज, इनके बीच में ये इंटरल्यूड आते थे। इनकी थीम होती थी वो नॉन रिलीजियस होती थी। सम प्ले वर कॉल्ड इंटरल्यूड्स दैट आर टुडे क्लास्ड एज मोरालिटी प्ले। जॉन हैवुड थे, इन्होंने इंटरल्यूड लिखे थे। The most famous interlude writer brought the genre of perfection in his play The Play of the Weather 1533 में आया था। जॉन हेवुड का ये इंटरल्यूड है। और द प्ले कॉल्ड द 4 PP। तो ये 4 PP कौन सा है? पार्डोनर, पाल्मर, पोथेकरी और पेडलर, 4P। तो एक तरह से इनमें वो मिस्ट्री या मोरालिटी प्ले में जो रिलीजियस थीम थी वो नहीं है। पाल्मर है वो एक तरह से पिलग्रिम है, और ये पोथेकरी है ये एक तरह से फार्मासिस्ट है। तो अलग अलग जो ट्रेड्स मैन है उनका बताया गया है। जॉन हेवुड 1497 सेंचुरी से 1575 ये इनका लाइफ स्पैन है। was a playwright whose short dramatic interlude helped put English drama on the road to the fully developed stage comedy of the Elizabethan. He replaced biblical allegory and the instruction of the morality play with the comedy of contemporary personal type that illustrate everyday life and manners. तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स है उनमें हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव की। तो एक तरह से याद करने के लिए, जैसे सी से कैम्ब्रिज शुरू होता है और सी से ही क्रिस्टोफर शुरू होता है, तो
क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड थे। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा राइटर कैम्ब्रिज से था, इनमें से 3 ऑक्सफोर्ड से दे देंगे, एक कैम्ब्रिज से दे देगा, या ये आ जाता है कि कौन सा ऑक्सफोर्ड से है तो 3 ऑक्सफोर्ड से या एक कैम्ब्रिज से, या इस तरह से दे देते हैं वो। तो याद करने के लिए सी से क्रिस्टोफर और सी से कैम्ब्रिज ईजी हो जाता है, रिमेंबर हो जाता है, ये भूलते नहीं हैं। अ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लोव इज फेमस फॉर हिज क्वालिटी ऑफ डायडेक्टिसिज्म। डायडेक्टिसिज्म क्या होता है? मतलब एक इस तरह का प्ले या लिटरेरी वर्क एक तरह से जिसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ एक मोरल लेसन मिलता है, तो उसी को डायडेक्टिसिज्म बोलते हैं। मतलब ये वर्क डायडेक्टिक वर्क है। मार्लोव्स कैरेक्टरिस्टिक्स माइटी लाइन्स बोला था बेन जॉनसन ने। एस्टैब्लिश्ड ब्लैंक वर्स एज अ स्टेपल मीडियम फॉर लेटर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिक राइटिंग। तो क्रिस्टोफर मार्लोव के वर्क हैं वो ब्लैंक वर्स में हैं। एफ एस बाउस इन हिज बुक टाइटल, एफ एस बाउस एक राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि शेक्सपियर और हिज प्रीडिसेसर, मतलब प्रीडिसेसर में क्रिस्टोफर मार्लोव भी आते हैं और यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये आते हैं। Mentioned on several occasions, which can be summed up as a precursor to William Shakespeare. All play of Marlowe can be labeled as revenge and passion. तो मार्लोव के प्ले हैं उनमें या तो रेवेंज है या पैशन है। According to their themes, the blank verse that was also used in Gorboduc, the first tragedy of English, was handled very well by Marlowe in his play. तो गोरबोडॉक फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है इंग्लिश की, और मार्लोव के प्लेज में भी एक तरह से रेवेंज है, ट्रेजेडी प्ले है, कोई कुछ कुछ अलग अलग टाइप की थीम है उनमें। और गोरबोडॉक लिखी थी थॉमस नॉर्टन और सैकवाइल दोनों ने मिल के लिखे थे। 3 एक्ट प्ले था इसमें, और एक थॉमस नॉर्टन ने लिखा था और 2 जो लास्ट एक्ट थे वो सैकवाइल ने लिखे थे। ये भी ब्लैंक वर्स में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है ये। मार्लोव्स मेजर प्लेज कौन कौन से हैं? मार्लो, ये क्रिस्टोफर मार्लोव है, इनके वर्क को डिटेल में हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफ में ही इनको मेंशन किया गया। यूनिवर्सिटी विट्स 7 की बात करेंगे ना, तो इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वीडियो अगर पूरा वर्क कंप्लीट करें तो इसको अलग से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मार्लोव को, पर ब्रीफ में कर लेते हैं। मार्लोव्स मेजर प्लेज आर टेम्ब्रोलिन, एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फॉस्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, द जू ऑफ माल्टा। जॉन वेबस्टर थे, इन्होंने एक तरह से इन्फ्लुएंस लिया है अपने वर्क के लिए। द वाइट डेविल और डचेज ऑफ माल्फी, ये जॉन वेबस्टर के 2 वर्क हैं, ट्रेजेडी मानी जाती है। शेक्सपियर इज बिलीव्ड टू हैव यूज्ड दीज क्वालिटीज ऑफ मार्लोव इन हिज 4 फेमस ट्रेजिक प्ले, ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ और किंग लियर। तो इनको एक तरह से होकम, मतलब ये शॉर्ट नेम है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इनका यही है, सबसे पहले हेमलेट आया था, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की लिखी हुई और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी मानी जाती है। उनके वर्क बहुत हैं शेक्सपियर के, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एज पर AC ब्रेडली, मार्लोव एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी हैव वन प्राइम थिंग इन कॉमन, वन हीरो ऑफ हाई सोशल स्टेटस ड्यू टू हिज फ्लो इन पर्सनैलिटी डाइज अ ट्रेजिक डेथ एट द एंड ऑफ द प्ले। तो जो क्रिस्टोफर मार्लोव है और शेक्सपियर है, AC ब्रेडली ने कहा था कि उनका जो हीरो होता है वो एक बहुत हाई सोशल स्टेटस से होता है और अपनी ही गलती की वजह से एक तरह से उसका ट्रेजिक फॉल हो जाता है उसका एट द एंड ऑफ द प्ले। Just like Dr. Faustus, who listened to Ghost to for follow up of action, Hamlet to met the same fate as Dr. Faustus and died a pitiable death. Macbeth of Shakespeare dies due to his quality of over ambition. तो मैकबेथ में क्या था कि ओवर एम्बिशन, वो किंग बनना चाहता था और भी ज़्यादा बड़ा बनना चाहता था, इसलिए लास्ट में उसका डाउनफॉल हो जाता है। डॉक्टर फॉस्टस में वो भी एक तरह से नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, सारा नॉलेज लेने के बाद भी वो एक तरह से मैजिक सीखता है, तो वो उसका ओवर एम्बिशन हो गया। और टेम्ब्रोलिन क्या था इसका, मार्लोव का, वो भी एक तरह से लड़ाइयाँ लड़ता जाता है कि सारे वर्ल्ड पे एक तरह से कब्जा कर ले, तो ओवर एम्बिशन। द जू ऑफ माल्टा इज अ स्टडी ऑफ लस्ट ऑफ वेल्थ। जू ऑफ माल्टा में जो बारबस होता है वो एक तरह से वेल्थ के लिए और ज़्यादा वेल्थ हो जाए उसके पास, तो सब में ओवर पैशन ही है हर चीज़ के लिए। एंड सेंटर्स अराउंड मनी लेंडर ए जू विच इज़ सिमिलर टू द करेक्टर शार्लॉक इन द शेक्सपियर्स प्ले मर्चेंट ऑफ वेनाइस। तो मर्चेंट ऑफ वेनाइस में जो शार्लॉक का करेक्टर है वो भी एक तरह से मनी के लिए, मनी के पीछे भागता रहता है।
इसके बाद दूसरा वर्क आता है, दूसरा राइटर आता है जॉन लिली, यूनिवर्सिटी विड्समिथ। इनका लाइफ स्पैन है 1554 में इनका बर्थ हुआ था और 1606 में इनकी डेथ हुई थी। ये ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं। जॉन लिली इज सपोज्ड टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय निकोलस उडाल, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। इज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर ये फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है इंग्लिश की। A play that marks the emergence of English comedy from the medieval morality play and earliest proper English stage comedy. Having been written somewhere in the early 50s में लिखी गई थी, जैसे 53 के आसपास माना जाता है। Which is presumed to have influenced, जो लिली का वर्क था यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? निकोलस उडाल के राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर से। A prose romance. Udall's technique is also presumed to have influenced dramatist William Shakespeare's play named Much Ado About Nothing, All's Well That Ends Well. At the same time, Gorboduc, the first tragedy play written by Sackville and Norton, might have influenced playwright Christopher Marlowe in his play Tamburlaine and Edward II, and Thomas Kyd in his play Seneca Tragedy, Spanish Tragedy. इसमें क्या है कि जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो थॉमस किड का वर्क है, तो सैनिकन रेफरेंस आया है, सैनिका की ट्रेजेडी फेमस है इनसे पहले। और टेम्ब्रोलिन और एडवर्ड सेकंड है, इनमें क्रिस्टोफर मार्लो का जो इन्फ्लुएंस है वो सैकवाइल और नॉर्टन के गॉर्बोडक से लिया गया है। और मच अडू अबाउट नथिंग, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये एक तरह से कॉमेडी है, तो ये निकोलस उडाल से आया है इनका। तो इन्होंने जो निकोलस उडाल ने राल्फ रॉयस्टर है, इनका इन्फ्लुएंस जॉन लिली ने भी लिया है यूफियस में। और मच अडू अबाउट नथिंग, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये जो कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की, वहाँ भी आया है। जॉन लिली को उनकी एक टर्म है यूफिज्म, उनके लिए जो स्टाइल है उसके लिए उनको काफ़ी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो रोजर एस्चम थे, उन्होंने अपने वर्क में यूफिज्म टर्म को यूज़ किया था, रोजर एस्चम ने। और उसके बाद जॉन लिली ने, रोजर एस्चम का वर्क था, एक मिनट, रोजर एस्चम का वर्क था द स्कूल मास्टर, तो उसमें उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था। और यूफिज्म का मतलब होता है वेल ब्रेड मैन। इंट्रोड्यूस यहाँ की गई थी और बाद में यहाँ से पॉपुलर हुई थी ये। एज ए ड्रामेटिस्ट लिली occupies a peculiar position. He selected classical themes and stories for his play. He himself was a courtier and wrote for countries. He wrote 8 plays. तो इनके नाम है कंपेस्पे, सोपो एंड पाहो, गैलेथिया, द मैन एट द मून, मिदास, मदर बॉम्बे, लव्स मेटामॉर्फोसिस एंड वुमन इन मून। तो मैन इन मून, वुमन इन मून, मैन इन, इसका सब टाइटल है द मैन इन द मून, और एंडीमियन भी बोलते हैं इसको, एंडीमियन। और ये एंडीमियन सेम वर्क है जॉन कीट का भी, जॉन कीट्स, जो बाद में आएंगे। Lily's contribution to English drama is very important. He was a comic playwright. He gave shape to romantic comedy. Suitable blank verse was used in his comedies. He added to drama the qualities of delicacy, grace, charm, and subtlety. He is well known as originator of euphuistic style of prose writing. Shakespeare is presumed to have used Lily's style of dialogue in his comedy play, namely Much Ado About Nothing, All's Well That Ends Well, Cymbeline. Similarities are noted between Lily's observation and experience at court of London and court scene in Shakespeare's play, namely Merchant of Venice, Othello और King Lear. तो ओथेलो, मर्चेंट ऑफ विनाइस और किंग लियर में जो कोर्ट सीन है वो एक तरह से लिली ने जो यूज़ किया है उससे सिमिलरिटी इनको दिखती है। उसके बाद थर्ड यूनिवर्सिटी विट्स है जॉर्ज पील, इनका लाइफ स्पैन है 1559 से 1596। ये ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है। This Oxford graduate, one of the University Wits playwright, left a legacy of pastoral play in his comic play The Old Wives' Tale. ये Old Wives' Tale है, ये जॉर्ज पील का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। और इनके जो फेमस वर्क है वो है द बैटल ऑफ एल्काइजर, ए क्रॉनिकल हिस्ट्री, एडवर्ड फास्ट, ए बिब्लिकल ट्रेजेडी, और एडवर्ड सेकंड था क्रिस्टोफर मार्लोव का। द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा एंड हिज मोस्ट एंड्यूरिंग अचीवमेंट, द फैंटास्टिकल कॉमिक रोमांस द ओल्ड वाइफ्स टेल। ये इंपॉर्टेंट वर्क है ओल्ड वाइफ्स टेल, जो
1591 से 94 के बीच में आया था। वन ऑफ हिज अर्लीस्ट वर्क इंक्लूड द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1581 से 1804 में आया था, विच इज माइथोलॉजिकल एक्स्ट्रा वेगेंजा रिटन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ चैपल, ए ट्रूप ऑफ बॉयज एक्टर एंड परफॉर्म एट कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की। रॉबर्ट ग्रीन को एक तरह से फादर ऑफ प्रोज भी बोला जाता है। इन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट ग्रीन ने। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये शेक्सपियर से पहले आए थे, तो एक तरह से इन्होंने सब शेक्सपियर ने इनका सब कुछ बना बनाया खा लिया, आप ये कह सकते हो। इन्होंने मेहनत की, नया स्टाइल लेके आए, लिटरेचर पे काफ़ी वर्क किया और शेक्सपियर ने आया और उनको कॉपी किया। As a dramatist, Robert Greene was most successful than John Lilly. His famous drama include The History of Orlando and Furioso, The Comical History of Alfonso, The King of Argon, ये इनके वर्क्स हैं, and so on. Greene presented his characters and dramatic situations very skillfully through his plays, which was not the case with John Lilly's play. John Lilly की play इतनी फेमस नहीं है जितनी रॉबर्ट ग्रीन की हैं, ये लिली से ज़्यादा फेमस राइटर थे। Greene wrote prose pastorals in the manner of Sir Philip Sidney Arcadia. The best of his pastorals is Pendesto, the direct source of Shakespeare's Winter's Tale. तो शेक्सपियर का जो वर्क है विंटर्स टेल, उसका डायरेक्ट सोर्स है पेंडोस्टो, जो रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है। तो हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड पेंडोस्टो, मेनाफोन, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस किंग ऑफ आर्गन, द ग्रीन ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। ये एक पैम्फलेट है। रॉबर्ट ग्रीन पैम्फलेट लिखते थे, इनको पैम्फलेटियर भी बोला जाता है। तो इनकी ये जो फेमस पैम्फलेट है, इन्होंने बोला है कि शेक्सपियर के बारे में बोला है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फेदर्स यू, और उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी शेक्सीन टू रेफर शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के लिए शेक्सीन। तो इन्होंने बोला था कि अपस्टार्ट क्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार आई है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फेदर्स। तो एक तरह से किस तरह का करो जो हमारे फेदर्स से ब्यूटीफाई हो रहा है। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूरोसो, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर्थ। ग्रीन इज मोस्ट फेमिलियर टू शेक्सपियर स्कॉलर्स फॉर हिज पैम्फलेट ग्रीन्स ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है रॉबर्ट ग्रीन का। विच alludes to a line, ओ टाइगर्स हार्ट wrapped into a woman's hide। ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर ने यूज़ की है हेनरी सिक्स्थ के पार्ट 3 में। उसके बाद बात करते हैं हम थॉमस लॉज और थॉमस नैश की। ये इनके बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं। ये कैम्ब्रिज एजुकेटेड है जो थॉमस नैश है वो, तो और लॉज है वो ऑक्सफोर्ड। तो इसको याद करने के लिए आप, वैसे तो थॉमस पहले भी आया है, थॉमस किड में भी आया है, थॉमस नैश में भी आया है, पर जिसमें दोनों में ओ आता है थॉमस और लॉज दोनों में, तो वो ऑक्सफोर्ड, ओ से ऑक्सफोर्ड और ओ से थॉमस, और थॉमस लॉज दोनों में ओ आया है, ऑक्सफोर्ड में ओ आया है। तो ये याद रहेगा कि थॉमस लॉज है वो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है और नैश है वो कैम्ब्रिज से हैं। थॉमस लॉज एंड थॉमस नैश वर द मोस्ट इन्फीरियर ड्रामेटिस्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो इनको इन्फीरियर माना जाता है। टॉकिंग अबाउट द प्लेज ऑफ थॉमस लॉज, द वाउंड्स ऑफ द सिविल वार एंड ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये इनके वर्क हैं, आर नोटेबल। लाइक लॉज, नैश ऑल्सो डज नॉट हैव एनी सच प्ले विच इज वर्थ मैंशनिंग एक्सेप्ट वन, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। और एक और इम्पोर्टेंट है थॉमस नैश का, वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। द नरेटर जैक विल्टन describe his adventures as a page during the wars against the French and his subsequent travel in Italy as page to the Earl of Surrey। उसके बाद बात करते हैं लास्ट थॉमस किड है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए, ना ऑक्सफोर्ड गए हैं ना कैम्ब्रिज गए हैं। थॉमस किड वाज वन ऑफ द prominent personality in the progress of Elizabethan drama। किड इज remembered as the author of the revenge play। ये इनका एक ही प्ले है जिसके लिए बहुत फेमस है, द स्पेनिश ट्रेजिडी, और कोई वर्क इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। और कहाँ से इन्फ्लुएंस है? सेनेका ट्रेजेडी से। ही फॉलोड सेनेका एंड इज मॉडल ऑफ ट्रेजेडी एंड ब्रॉट द रेवेंज ट्रेडिशन इनटू द इंग्लिश ड्रामा। हिज एफिशिएंट utilization of the Seneca revenge tradition has filled the stage with supernatural elements and gory scene. Kid used blank verse skillfully in accordance with the thrilling and terrifying theme of dread and revenge। तो इसमें बहुत bloodshed दिखाया गया है, revenge, सन की डेथ। द सुपरनैचुरल फीलिंग्स इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय presenting ghost and spirit of the dead। The play opened with the prologue of soliloquy in which the ghost of Don Andrea
Belimperia's first lover tells the story of how he had been treacherously slain in the battle of, एक बैटल में प्रिंस बाल्थिजर था, उसके द्वारा कैसे इसकी डेथ हो गई। तो ये घोस्ट होता है, ये अपनी स्टोरी बताता है एक तरह से, डॉन एंड्रिया। द घोस्ट कॉल्स फॉर वेंजिनेंस ऑन प्रिंस बाल्थिजर फॉर हिज मर्डर। तो एक तरह से ये बदला चाहता है। बेलिम्पेरिया द डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ कैस्टिला हैज नाउ अ सेकंड लवर इन यंग होरेशियो सन ऑफ हेरोनिमो हु इज ऑल्सो स्लेन बाई प्रिंस। तो ये जो डॉन एंड्रिया होती है इसकी ये लवर होती है बेलिम्पेरिया। तो ये जो प्रिंस होता है ये इसको मार देता है। उसके बाद अब ये जो बेलिम्पेरिया इसका सेकंड लवर ये है यंग होरेशियो, जो किसका बेटा होता है, हायरोनिमो का बेटा होता है। तो ये जो बाल्थेजर है प्रिंस है ये इसको भी मार देता है, होरेशियो को भी मार देता है एक तरह से। तो फिर ये अपने बेटे की डेथ का बदला लेता है बाल्थेजर से, प्रिंस बाल्थेजर से। तो इम्पैक्ट एक तरह से यूनिवर्सिटी विट्स का शेक्सपियर के वर्क पे क्या इम्पैक्ट था। शेक्सपियर्स ओरिजिनलिटी इज़ बियॉन्ड डाउट, मतलब उसने बहुत वर्क लिखे हैं, ओरिजिनलिटी उसकी बियॉन्ड डाउट है। हम नहीं कह सकते कि शेक्सपियर में कोई क्वालिटी नहीं थी, बहुत क्वालिटी थी उसमें, पर उसने काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस लिया एक तरह से, हर वर्क में कहीं ना कहीं से कॉपी किया है। बट द इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर ड्रामेटिस्ट on him is also distinctively visible. We can see glimpses of Marlowe's in Shakespeare's tragedy. Certainly, Marlowe's tragedy don't exhibit the powerful internal conflict of Shakespeare's famous protagonists like Hamlet, Othello, Macbeth, and so on. Nonetheless, Marlowean plays convey an outlook of the inner conflict to which a character is administered is, and it is believed that Marlowe's Edward II has an explicit manifestation in Shakespeare's Richard II, particularly its dramatic tension and external conflict. We can see the influence of Thomas Kyd in the revenge tragedies of Shakespeare, particularly in Hamlet. The main theme of both the play were revenge. Apart from this, supernatural elements, madness, gory scenes, murders, etc., etc., were डोमिनेटेड बोथ द प्लेज। तो एक तरह से यूनिवर्सिटी विट्स के वर्क का जैसे वो कॉमेडी था वो थॉमस लिली से इन्फ्लुएंस था, तो काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस मिला है शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी विट्स से। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिवर्सिटी विट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।